वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज। तो जो ये पीवाईक्यू सीरीज है, आपकी आगामी परीक्षा है तो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, वहां पर आपको ये प्रश्न डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यानपूर्वक इन सारे प्रश्नों को देखिएगा। ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम ग्रुप्स के साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको समय समय पर पीडीएफ और फोटो सेंड किए जाते रहते हैं, जिससे आप अपनी स्टडी को और भी सुदृढ़ कर सकते हो। ठीक है। तो अधिक समय नहीं लेते हैं, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। अगर आप में से किसी ने ये नोट्स अभी तक परचेज नहीं किए हैं, तो समय रहते आप इन नोट्स को ले सकते हैं। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं एलटी टेट की, क्योंकि इस समय एलटी टेट की आपको पता है परीक्षा आने वाली है, तो उसके लिए ये नोट्स काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। अगर कोई क्वेरी आपकी इन नोट्स को लेने के लिए रहती है, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। इस पे आप व्हाट्सएप करके इसकी डिटेल प्राप्त कर सकते हो। ये नोट्स अगर आप लेते हैं, तो आपको ये हार्ड कॉपी नोट्स आपके घर पर पहुंचा दिए जाएंगे। ठीक है। तो अधिक समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हाँ, आपको ये भी बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा एलटी टेट नवंबर 2024 में जो परीक्षा होगी, उसके लिए बैच बिठाया जा रहा है। अगर आप में से कोई तैयारी कर रहा है एलटी टेट की, या फिर आपके नियर डियर कोई हैं ऐसे जो एलटी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे आप व्हाट्सएप करके सारी डिटेल इसकी प्राप्त कर सकते हो। ठीक। तो चलिए, अधिक समय नहीं लेंगे, शुरू करेंगे आज का लेक्चर। हाँ, यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, प्रश्न पढ़ूंगा और उत्तर देता रहूँगा। ठीक है। लगभग 125 प्रश्नों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया है? तो पहला प्रश्न पूछा गया है, परंपरा की अवधारणा सिद्धांत के जनक कौन है? तो जो परंपरा की अवधारणा है, इसके जो सिद्धांत के जनक माने जाते हैं, तो सही जो विकल्प हो जाएगा टी एस इलियट। परंपरा सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं टी एस इलियट। यहाँ पर जो विकल्प ए है, ये सही हो जाएगा। फिर प्रश्न है दो, रूपवाद का उद्भव कहाँ पर हुआ था? थोड़ा सा बड़ा ही कर देते हैं। रूपवाद का उद्भव कहाँ पर हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका रूस में। रूपवाद का उद्भव हुआ था रूस। तो डी यहाँ सही हो जाएगा। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर, पंक्ति किस पुस्तक की है? तो सही जो विकल्प यहाँ पर हो जाएगा चिंतामणि की। प्रस्तुत पंक्ति चिंतामणि की है, और ये चिंतामणि किसकी रचना हो जाएगी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। यहाँ पर आप अपना मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, कि प्रश्नों का उत्तर मैं पढ़ लूंगा, उसके बाद अपना अपना उत्तर आप अपनी कॉपी पे लगा सकते हो। फिर प्रश्न है 4, कंदिल और कुहासे के रचयिता कौन है? तो जो रचना है कंदिल और कुहासे, इसके रचनाकार हो जाएंगे गिरिधर गोपाल। चौथे का सही विकल्प गिरिधर गोपाल। रुक्मणी परिणय नाटक किसकी रचना है? पहले तो ध्यान रखिए, जो रुक्मणी परिणय है, ये नाटक विधा की रचना है। किसकी ये रचना हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। पांचवे का बी। अगला प्रश्न देखिए 6, इसमें पूछा गया है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो जो छठे का सही विकल्प हो जाएगा सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य का यहाँ पर विवेचन किया है इन्होंने। सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य, छठे का सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7, पंचसखा संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? तो जो पंचसखा संप्रदाय था, ये कहाँ पर प्रचलित था? तो सातवें का सही विकल्प हो जाएगा यहाँ सी, उड़ीसा में। यहाँ पर आपको ये भी स्पष्ट कर देता हूँ, जो ये प्रश्न पत्र है, ये कर्नाटका सेट का है। ठीक है। तो कर्नाटका सेट से ये जो मैंने प्रश्न पत्र उठाया है, अगर आपके पास भी कोई प्रश्न पत्र उपलब्ध हो, कोई आपने सेट की परीक्षा दी हो, या फिर कोई अन्य प्रश्न पत्र उपलब्ध हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया गया है 7650017294। इस पे व्हाट्सएप करिएगा, हम उस प्रश्न को भी सॉल्व करवा देंगे। अगला है 8, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किसे माना जाता है? तो जो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत माना जाता है, तो सही विकल्प हो जाएगा आठवें का श्वेता श्वेतर उपनिषद।
फिर प्रश्न देखिए 15, इसमें क्या पूछा गया है। सुनीति राजा गा मूर्छाई, जानहु लहर सुरुजु के आई, प्रेम घाव दुख ज्ञान न कोई, जेहि लागे आने पैसोई। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी होंगी। तो जो प्रस्तुत पंक्तियां हो जाएंगी 15 का सही विकल्प हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी की। जायसी ने ये पंक्तियां कही थी। पद्मावत जायसी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये आपने याद रखना है। प्रश्न 14, चीनी भाषा में अर्थभेद के लिए किसका प्रयोग होता है। तो जो चीनी भाषा में अर्थभेद के लिए प्रयोग होता है सूर या तान का। डी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला है 13, बरबे रामायण में कितने कांड हैं। तो जो बरबे रामायण है इसमें जो कांडों की संख्या होगी 7। 13 का सही विकल्प सी। किसकी रचना है ये रचना हो जाएगी आपकी तुलसीदास की। जीवन की भावमयी व्याख्या का नाम साहित्य है, जिसका स्वरूप कलात्मक और उद्देश्य लोकहित संपादन है। किसका कथन होगा ये। तो 12 का सही विकल्प है रामचंद्र शुक्ल। ए सही विकल्प होगा यहाँ। फिर 11, बाबल तेरा देश में किसका उपन्यास है। पहले ध्यान रखिए ये उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है। किसका ये उपन्यास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका भगवान दास मोरवाल का। यहाँ पर बी सही विकल्प है। फिर है 10, हंसते निर्झर दहकती भट्टी यात्रा वृत्त किसका है। तो 10 का सही विकल्प हो जाएगा विष्णु प्रभाकर का ये यात्रा वृत्त हो जाएगा। फिर है प्रश्न संख्या 9, हिंदी में नक्शीक वर्णन की श्रृंगार परंपरा किस कृति से आरंभ होती है। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा 9वें का राउलबेल। जो ये राउलबेल कृति है ये आपकी नक्शीक वर्णन यहाँ पर मिलता है और ये पत्थर पर लिखी गई कृति है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है 16, राम की शक्ति पूजा में राम ने हनुमान को कौन से सरोवर से कमल लाने का आदेश दिया। तो सही जो विकल्प हो जाएगा 16 का, तो ये हो जाएगा आपका विकल्प देवीदह। ये सरोवर है वो देवीदह सरोवर। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। ये अपनी निराला जी हैं, जो निराला जी इनकी कृति हो जाएगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्ययघातों का युग किसने कहा। तो 17 का सही विकल्प हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये कहा गया है। इनमें से उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है। तो 18 का सही विकल्प हो जाएगा टेपचू। अंगबधू किसकी रचनाओं का संग्रह है। तो सही जो विकल्प हो जाएगा यहाँ पर दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह है अंगबधू। 19 का ए। फिर अगला प्रश्न देखिए 20, पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किस आलोचक ने कहा। तो सही विकल्प हो जाएगा विजय देवनारायण शाही। ए। फिर है 21, इसमें क्या पूछा गया है। एक तरफ रचना दी गई है, दूसरी तरफ इसके जो पात्र दिए गए हैं तो इनको सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। तो सही जो विकल्प यहाँ पर ठहरता है देखिए इस प्रकार से होगा। उर्वशी ये किस रचना की पात्र है। उर्वशी उर्वशी का पात्र कौन है। उर्वशी जो है इसमें दो पात्र हैं उर्वशी और पुरुरवा। तो ए का 3 सही हो जाएगा यहाँ। फिर है उत्तर जय, इसमें कौन पात्र होगा यहाँ। युधिष्ठिर। आत्मजय में कौन पात्र होगा नचिकेता। आर्यव्रत में कौन पात्र होगा पृथ्वीराज चौहान। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 21 का, तो वो हो जाएगा बी। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 5। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 23 में, इसमें क्या करना है। तो इसमें भी आपको सुमेलित करना है। तो देखिए जैसे
जो श्री संप्रदाय है ये किसके द्वारा, मतलब कौन सा संप्रदाय किस दर्शन से संबंधित है, ये यहाँ पर पूछा गया है। श्री संप्रदाय किस दर्शन से प्रभावित है, तो ये हो जाएगा आपका विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय ये किससे प्रभावित माना जाता है, द्वैतवाद से। निम्बार्क संप्रदाय ये किससे होगा, द्वैताद्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय ये किससे होगा, शुद्धाद्वैतवाद। तो इस प्रकार से जो 23 का सही विकल्प हो जाएगा डी। इसमें क्या है आपका, श्री संप्रदाय हो जाएगा आपका विशिष्टाद्वैतवाद से, ब्रह्म संप्रदाय हो जाएगा आपका द्वैतवाद से, निम्बार्क संप्रदाय हो जाएगा आपका द्वैताद्वैतवाद से, और रुद्र संप्रदाय हो जाएगा शुद्धाद्वैतवाद से। अगला जो प्रश्न है 22, इसे भी हम कर लेते हैं सॉल्व। एक तरफ पंक्ति है, दूसरी तरफ इसके पंक्तिकार हैं, तो इन दोनों को हमने सुमेलित करना है। तो देखिए पंक्ति है, बीती भिवाबरी जागरी, किसकी ये पंक्ति होगी, बीती भिवाबरी जागरी। तो ये पंक्ति हो जाएगी जयशंकर प्रसाद की। मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परेसी, तो ये किसकी पंक्ति हो जाएगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगली है, प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन, इसको कैसे ले जाएं, ये महादेवी वर्मा की हो जाएगी। मेरा पावस ऋतु सा जीवन मानस सा उमड़ा अपार मन, तो ये किसकी पंक्ति हो जाएगी, सुमित्रा नंदन पंत की। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प हो जाएगा 22 का, तो वो हो जाएगा विकल्प ए। आपको दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। बीती भिवाबरी जागरी ये किसकी हो जाएगी, जयशंकर प्रसाद। मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परीसी, ये हो जाएगी आपकी जो अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन ये महादेवी वर्मा की। और मेरा पावस ऋतु सा जीवन मानस सा उमड़ा अपारमन, ये हो जाएगी यहाँ आपकी सुमित्रा नंदन पंत की। देखिएगा जो जो आपको ये प्रश्न करवा रहा हूँ ये आपके लिए मोस्ट 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 एक्सपेक्टेड प्रश्न है आगामी परीक्षा हेतु। ठीक है, आपने ये नहीं समझना है कि कोई सेट की परीक्षा करवा रहा हूँ तो टेट में नहीं पूछी जाएगी, आपकी ये धारणा बिल्कुल गलत है। जो सेट की परीक्षा होती है, नेट की परीक्षा होती है, पीजीटी की परीक्षा होती है, कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, उसके प्रश्न इधर उधर पूछे ही जाते हैं। जब देखना आप परीक्षा देने बैठोगे वहां पर अगर आपको ये प्रश्न आएंगे, फिर आपको मेरी बात याद आएगी कि कितने महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको देता था। इसलिए सारे फैक्ट आपने लिखने हैं, कॉपी पे लिखने हैं, जो नहीं आते हैं। अब देखिए ये जो प्रश्न है, चार चार प्रश्न यहाँ से आपके एक प्रश्न में निकल रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ से फायदा होगा ही होगा। अगर इन तथ्यों को याद रखोगे, चार इस तरह से क्वेश्चन ना आए तो अगर एक भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए उदाहरण से कि जो ब्रह्म संप्रदाय है ये किस दर्शन से प्रभावित है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होता तो आप परीक्षा में इसका उत्तर दे देते। अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए जोर देता हूँ कि बार बार इन प्रश्नों को आपने फोकस देना है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, यह भी इसी तरह से ही है सुमेलित करने वाला। तो कर लेते हैं। इसमें क्या है, उपन्यासों को लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम सुमेलित करते हैं उपन्यासों को लेखकों के साथ, तो यहाँ पर देखिए चित्रलेखा, चित्रलेखा किसका उपन्यास हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा का। कंकाल किसका उपन्यास हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का। प्रभावती किसका उपन्यास हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रभावती। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। बुधवा की बेटी ये किसका हो जाएगा, पांडे बेचन शर्मा उगर, पांडे बेचन शर्मा उगर। इस प्रकार से ये सुमेलित रूप होगा आपके समक्ष। ए का दो कहाँ है, हाँ ए का दो ये है, यही सही सही विकल्प होगा सी। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का, कंकाल जयशंकर प्रसाद का, और प्रभावती निराला का। बुधवा की बेटी ये हो जाएगी पांडे बेचन शर्मा उगर का उपन्यास। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 25, निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों के साथ सुमेलित करिए। तो अगर हम ये सुमेलित रूप आपके समक्ष रखते हैं तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प कौन सा होगा,
स्कंदगुप्त, जो स्कंदगुप्त है इसका इसके जो पात्र के तौर पर कौन जाना जाता है स्कंदगुप्त के? प्रपंच बुद्धि ये स्कंदगुप्त का है। कोणार्क, कोणार्क कौन सा है? विषु। आषाढ़ का एक दिन, इसका पात्र कौन होगा? आषाढ़ का एक दिन विलोम। और अपना सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक इसका पात्र कौन होगा? शिलावती। ये पात्र होंगे यहाँ पर, तो इस कारण विकल्प बी यहाँ पर सही ठहरेगा। फिर से देखिए, स्कंदगुप्त इसका पात्र होगा प्रपंच बुद्धि। कोणार्क इसका पात्र होगा विषु। आषाढ़ का एक दिन इसका विलोम। सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक ये शिरवती इसकी पात्र होगी। ये सारी कृतियां कैसी है? नाट्य अर्थात नाटक विधा की रचना है, ये आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सूची ए को सूची दो के साथ सम्मिलित करना है, तो चलिए करते हैं। देखिए, आवेग किससे संबंधित होगा? यहाँ पर आवेग है संचारी भाव। क्या है आवेग? संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है, ये बताइएगा। स्वेद, स्वेद किससे संबंधित है? स्वेद है अनुभाव, अनुभाव के अंतर्गत आता है। निर्वेद ये किसके अंतर्गत आएगा? निर्वेद, निर्वेद ये स्थाई भाव के अंतर्गत आता है। स्थाई भावों की और रसों की संख्या कितनी मानी गई है, ये भी आप बताइएगा। वेशभूषा ये किसके अंतर्गत आएगा? आहार्य के अंतर्गत आएगा वेशभूषा। ठीक है, तो सही विकल्प होगा विकल्प ए। एक बार फिर से रिपीट करूंगा ताकि आपको भविष्य के लिए याद रहे प्रश्न। आवेग आएगा संचारी भाव के अंतर्गत, स्वेद आएगा अनुभाव के अंतर्गत, निर्वेद आएगा स्थाई भाव के अंतर्गत, वेशभूषा आएगी किसके अंतर्गत? वेशभूषा आएगी आपकी आहार्य के अंतर्गत। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, इसमें पूछा गया है रचनाओं को उनकी विधा के साथ सम्मिलित करिए। बोलता हूँ ना बार बार जोर देकर कि विधाएं आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको विधा पता होती है तो आप इजीली प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर आपको बता दूंगा। जैसे देखिए, जो देवी नामक रचना है ये किस विधा की रचना है? देवी। तो जो देवी नामक रचना है ये उपन्यास विधा की हो जाएगी, उपन्यास विधा। फिर है खुंटियों पर टंगे लोग, ये काव्य है, काव्य संग्रह। आचरण की सभ्यता ये कैसी विधा है? निबंध, निबंध विधा की रचना है आचरण की सभ्यता। जन्मजय का नाग्यज्ञ ये नाटक विधा की रचना है। इस प्रकार से सुमेलित रूप ये आपके समक्ष, एक बार फिर से रिपीट करूंगा। देवी ये कैसी रचना है? ये है उपन्यास। विकल्प ए, यहाँ विकल्प बी सही होगा। देवी उपन्यास विधा की रचना है। खूंटियों पर टंगे लोक काव्य संग्रह है। आचरण की सभ्यता निबंध विधा की रचना है। जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक है। अगला प्रश्न देखिए, ये यहाँ पर भी जो रचना और उसके रचनाकार को सम्मिलित करना है। निबंधों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। ये सारे निबंध विधा की रचना है, इसलिए याद रखनी है आपने ये। तो देखिए, रेती के फूल किसकी रचना है? रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर की निबंध है ये। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर। भवंती ये किसके हैं? अज्ञे के, सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अलग है, यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। और रेखाएं बोल उठी ये किसके निबंध होंगे? देवेंद्र सत्यार्थी। कागज की कश्ती ये किसकी रचना हो जाएगी? लक्ष्मीचंद्र जैन की। इस कारण यहाँ पर 30 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। अर्थात रेती के फूल हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर के। भवंती अज्ञे की। रेखाएं बोल उठी ये हो जाएगी देवेंद्र सत्यार्थी की। कागज की कश्तियां लक्ष्मी चंद्र जैन की। सारे निबंध विधा की रचना है। अगला है कहानियों को सही प्रकाशन वर्ष के आधार पर सुमेलित करना है। ये सारी कहानियां किसकी होंगी? जैनेन्द्र की कहानियां हैं और क्रम के हिसाब से इसे लगाना है। तो 31 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा सी। सबसे पहले जैनेन्द्र की आती है खेल कहानी, फिर फांसी, फिर एक रात और सबसे अंत में पाजीव। सारी कहानियां हैं जैनेन्द्र की।
अगला देखिए 32, सत्यदेव परिव्राजक के यात्रा वृत्तों का सही प्रकाशन वर्ष के आधार पर क्रम लगाना है। किसके हैं ये सत्यदेव परिव्राजक के यात्रा वृत्तांत। तो 32 में सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी। सबसे पहले मेरी जर्मन यात्रा, फिर यात्री मित्र, यूरोप की सुखद स्मृतियां, नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण। 32 का डी। अगला प्रश्न देखिए, ये है आपका 33। मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम पे लगाना है। तो सही जो विकल्प हो जाएगा, पहले याद रखिए मैथिली शरण गुप्त की सारी रचनाएं हो जाएंगी। सही जो क्रम यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा सबसे पहले झंकार, फिर साकेत, फिर द्वापर और सबसे अंत में नहुष। विकल्प बी यहाँ पर 33 का सही हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या है 37। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम लगाइए। 37 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प बी। सबसे पहले आएगा आपका प्रगतिवाद नामक ग्रंथ, फिर साहित्य की परख, फिर आलोचना के मान, सबसे अंत में साहित्य की समस्याएं। अगला प्रश्न है 36। केशवदास की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम बताइए। सारी रचनाएं यहाँ पर जो विकल्प में दी है केशवदास की होंगी, नोट करिएगा अगर नहीं आती हैं। तो 36 में जो सही क्रम होगा तो वो हो जाएगा आपका डी। सबसे पहले रचना आएगी रामचंद्रिका, फिर रत्न बावनी, फिर विज्ञान गीता और सबसे अंत में जहांगीर जस चंद्रिका। अगला प्रश्न है, इसमें जीवनियों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम बताना है। तो 35 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी। सबसे पहले जो रचना आएगी तो वो होगी बापू, दूसरी रचना है बापू की झांकियां, तीसरी है बापू के कदमों में और सबसे अंत में है अकाल पुरुष गांधी। अगला प्रश्न देखिए 34। इसमें क्या पूछा गया है, हरिऔध की रचनाओं का उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही क्रम बताइए। जो हरिऔध है इनकी सारी रचना है याद रखनी है। तो सही जो विकल्प यहाँ पर होगा तो वो होगा विकल्प ए। सबसे पहले प्रिय प्रवास, फिर पद्य प्रसून, फिर चुभते चौपदे, सबसे अंत में वैदेही वनवास। सारी की सारी ये रचनाएं किसकी होंगी, हरिऔध की। फिर देखिए प्रश्न संख्या 38। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें भी कालक्रम के दृष्टि से भारतेंदु के अनुदित नाटकों का सही अनुक्रम पहले याद रखना है। ये जो नाटक होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक हैं, ठीक है। तो सही क्रम में कौन सा होगा यहाँ पर 38 में, तो ये हो जाएगा विकल्प ए। सबसे पहले रत्नावली, फिर धनंजय विजय, फिर मुद्रा राक्षस और सबसे अंत में दुर्लभ बंधु। रत्नावली, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु। अगला है 39। इसमें क्या है, इसमें भी कालक्रम की दृष्टि से कवियों का सही क्रम बताना है। कवियों का, किसका, कवियों का। देखिएगा यहाँ पर सही विकल्प कौन सा होगा तो वो होगा सबसे पहले जो ईश्वर दास आएंगे, फिर तुलसीदास आएंगे, फिर नावादास आएंगे, फिर सेनापति आएंगे। ईश्वर दास, तुलसीदास और नावादास ये भक्ति काल के हैं, सेनापति रीति काल के हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी जो राम काव्यों का सही अनुक्रम बताना है। ये सारे के सारे कैसे काव्य हैं, राम काव्य हैं, भगवान राम पर लिखे गए काव्य हैं। इसलिए आप इनको नोट कर सकते हैं कि राम काव्य कौन कौन से हैं। तो दिए गए ये राम काव्य होंगे। तो 40 में जो सही विकल्प हो जाएगा 40 का तो वो हो जाएगा ए। अर्थात सबसे पहले जो नाम आएगा रामायण महानाटक, फिर राम राजो, फिर अवध विलास और सबसे अंत में रामायण। अगला प्रश्न देखिएगा 41। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है स्थापना और तर्क का प्रश्न। स्थापना क्या दी गई है 41 में, स्थापना दी गई है कविता मनुष्य के व्यक्तित्व का प्रकाशन है। और तर्क क्या है, तर्क है क्योंकि काव्य में रसात्मकता होती है, क्योंकि काव्य में रसात्मकता होती है। तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी। अर्थात स्थापना सही है और तर्क गलत है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर स्थापना और तर्क वाला ही है। स्थापना क्या दी गई है 45 में, तो यहाँ पर दी गई है राग दरबारी दूषित राजनीति का दर्पण है। और तर्क है श्रीलाल शुक्र राजनीति में सक्रिय थे। तो जो 45 में सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी।
कि जो राग दरबारी दूषित राजनीति का दर्पण है सही होगा, परंतु जो श्रीलाल शुक्ल राजनीति में सक्रिय नहीं थे। ठीक है, तो आर गलत हो जाएगा इसका। अगला है 44। इसमें स्थापना क्या दी गई है? तो स्थापना दी गई है आदिकालीन काव्य में राष्ट्रीय भावना का उत्कर्ष है। और तर्क क्या है? आदिकालीन कवि श्रृंगार प्रेमी थे। तो 44 में जो सही विकल्प हो जाएगा कौन सा है? तो वो है विकल्प ए। ए और आर दोनों गलत है। क्या है? आदिकालीन काव्य में राष्ट्रीय भावना का उत्कर्ष है। सिर्फ आदिकालीन काव्य में राष्ट्रीय भावना का उत्कर्ष नहीं है, कई और चीजें भी हैं। और जो तर्क क्या है? आदिकालीन कवि श्रृंगार प्रेमी थे, सिर्फ श्रृंगार प्रेमी ही नहीं थे। ठीक है, श्रृंगार प्रेमी नहीं कहा जा सकता है, सब कुछ मिक्स थी। तो इसलिए 44 का जो सही विकल्प होगा ए। ए और आर दोनों गलत है। श्रृंगार ये गलत लिखा गया है, इसका सुधार करिएगा। इसमें जो ये वाली मात्रा है ये नहीं आएगी। अगला प्रश्न है 43। इसमें क्या पूछा गया है? स्थापना है कुरुक्षेत्र महाकाव्य में युद्ध की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। तर्क छायावाद दो महायुद्धों के मध्य का काल है। तो 43 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, अर्थात दोनों सही होंगे यहाँ पर, तर्क और स्थापना दोनों। अगला प्रश्न देखिए, स्थापना है यहाँ पर सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्रण गीत है। तर्क क्या है? क्योंकि गीति काव्य में आत्म आत्मविव्यंजना होती है। क्या? क्योंकि गीति काव्य में आत्माभिव्यंजना होती है। तो सही क्या होगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा ए और आर दोनों सही होंगे, तर्क और स्थापना सही है दोनों। फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न है, पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा 46 से 50 प्रश्न के लिए। तो देखिए पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्राय आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी रहा, इसलिए उसमें भौतिक जगत की स्थूल घटनाओं में भी आध्यात्मिक तत्वों व प्रवृत्तियों के अनुसंधान की प्रवृत्ति रही है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में प्राय सामाजिक तत्वों की अपेक्षा चिरंतन मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता रहा है। अतः यहाँ के प्राचीन इतिहासकारों ने अतीत की व्याख्या भी इसी दृष्टिकोण से की, अर्थात वे परिवर्तनशील अतीत में से भी उन प्रवृत्तियों का अनुसंधान करते रहे जो मनुष्य को स्थायी एवं अमर बनाती हैं। उन्होंने घटनाओं एवं क्रियाकलापों की व्यवस्था भौतिक उपलब्धियों एवं व्यक्तिगत सफलताओं की दृष्टि से कम करके समष्टि हित की दृष्टि से अधिक की। इसलिए महाभारत काल ने जहाँ इतिहास को एक ऐसा पूर्ववृत्त माना जिसके माध्यम से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उपदेश दिया जा सके, तो पौराणिकों ने ऋषियों एवं महापुरुषों के चरितगान को इतिहास के रूप में स्वीकार करते हुए घटना की अपेक्षा चरित्र को अधिक महत्व प्रदान किया। प्राचीन युग में भारतीय इतिहासकारों की रचनाएं चारित्रिक मूल्यों, नैतिक उपदेशों व आध्यात्मिक रूपों से युक्त होकर पौराणिक रूप में परिणत हो गई, किंतु परवर्ती इतिहासकारों की रचनाएं शुद्ध इतिहास की अपेक्षा काव्यात्मक इतिहास या ऐतिहासिक काव्य के रूप में विकसित हुई। वस्तुतः भारत का प्राचीन इतिहासकार सत्य शोधन तक ही सीमित नहीं रहा, वह शिवम और सुंदरम के समन्वय के लिए भी बराबर सचेष्ट रहा। वास्तव में भारतीय इतिहासकार ने अपनी संस्कृति एवं जीवन के आदर्शों के अनुरूप ही इतिहास के क्षेत्र में भी संश्लेषणात्मक व समन्वयात्मक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए उसमें सत्यम, शिवम व सुंदरम के समन्वय का प्रयास किया, जो उसकी परंपराओं को देखते हुए उचित व स्वाभाविक कहा जा सकता है। तो यहाँ पर अब हमने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहले तो हमने ये पैराग्राफ पढ़ लिया, प्रश्न क्या उत्तर क्या होंगे इसके देखिए। प्रश्न संख्या है 46। इसमें क्या पूछा गया है? भारतीय अनुसंधाताओं की प्रवृत्ति और दृष्टि कैसी थी? तो जो भारतीय अनुसंधानदाताओं की प्रवृत्ति और दृष्टि थी, ये कैसी थी? तो ये हो जाएगी आदर्शमूलक और अध्यात्मवादी। अगला है भारतीय सभ्यता और संस्कृति के चिरंतन मूल्यों की खोज कहाँ होती रही? तो ये होती रही परिवर्तनशील अतीत में।
भारतीय इतिहासकारों का भौतिक जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा रहा? तो ये रहा आपका समष्टि हित की दृष्टि। महाभारतकार और पौराणिकों ने इतिहास को किस रूप में स्वीकार किया? पुरुषार्थ का उपदेश और चरित्रगान के अनुसार। अगला है, भारतीय इतिहासकारों ने संस्कृति और परंपरा से कौन सा दृष्टिकोण आत्मसात किया? तो यह है संश्लेषणात्मक व समन्वयात्मक दृष्टिकोण। 50 का सी। तो 50 प्रश्न हमारे यहाँ पर हो गए। अब हम आगे 75 क्वेश्चन और करेंगे। तब तक आप थोड़ा सा गैप ले सकते हो क्योंकि लगातार हमने 50 प्रश्न अभी देखे। चलिए देख लेते हैं अब आगे के 75 क्वेश्चन। देखिए, तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, जंगल के दावेदार किस वर्ग के जीवन पर आधारित उपन्यास है? जंगल के दावेदार किस वर्ग के जीवन पर आधारित उपन्यास है? तो सही जो विकल्प होगा एक का, तो वो हो जाएगा आदिवासी वर्ग के। किसके द्वारा लिखी गई है रचना? महाश्वेता देवी के द्वारा। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा एलटी टेट नवंबर 2024 के लिए बैच बिठाया जा रहा है। अगर आपके कोई नियर डियर हैं तो आप इसके लिए जुड़ सकते हो, ठीक है। बाकी देखिए, एलटी टेट एलटी कमीशन के लिए हार्ड कॉपी नोट्स भी अवेलेबल हैं। कोई अगर इन्हें परचेज करना चाहता है तो परचेज कर सकता है, यह नोट्स आपको आपके घर में अवेलेबल हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए 2, इसमें क्या पूछा गया है, सैलानी की डायरी के रचनाकार कौन है? तो जो सैलानी की डायरी के रचनाकार होंगे तो वो हो जाएंगे आपके राजेंद्र अवस्थी। दूसरे का सही विकल्प सी। क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा परिवार कौन सा है? भाषा परिवार की बात की जा रही है क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से। तो तीसरे का सही विकल्प हो जाएगा यूराल अल्ताई परिवार। विकल्प ए यहां पर सही हो जाएगा। संस्कृत नाटकों में निम्न वर्ग एवं नारी पात्रों के संवाद में कौन सी भाषा प्रयुक्त है? संस्कृत नाटकों में निम्न वर्ग की बात की जा रही है, उच्च वर्ग की नहीं, निम्न वर्ग, ठीक है। तो चौथे का सही विकल्प हो जाएगा शौरसेनी प्राकृत। अगला प्रश्न है 8, मेरा बचपन मेरे कंधों में आत्मकथा किसकी है? मेरा बचपन मेरे कंधों में आत्मकथा विदा की रचना है। और किसकी ये रचना हो जाएगी? तो ये हो जाएगी शयोराज सिंह वेचैन। कारण की उपस्थिति में भी कार्य का संपन्न न होना किस अलंकार का द्योतक है? तो ये हो जाएगा विशेषोक्ति का। अगला है, काला शुक्रवार किसका कहानी संकलन है? काला शुक्रवार। तो छठे का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा सुधा अरोड़ा का। किसका? सुधा अरोड़ा का। 6 का सही विकल्प सी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं अब, जैनेन्द्र की पहली कहानी कौन सी है? तो जो जैनेन्द्र की पहली कहानी है तो पांचवे का सही विकल्प हो जाएगा खेल। ये प्रश्न टैट में भी कई बार पूछे गए हैं इसलिए कह रहा हूं खेल। बाकी पाजेब, फांसी, दो चिड़िया ये भी जैनेन्द्र की ही कहानियां होंगी। छायावाद को गांधीवाद का साहित्यिक संस्करण किस आलोचक ने कहा? नौवे का सही विकल्प हो जाएगा शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा छायावाद को गांधीवाद का साहित्यिक संस्करण कहा गया। नौवे का सही विकल्प सी।
किस आचार्य के अनुसार ना तो रस की उत्पत्ति होती है और ना अनुमिति और ना अभिव्यक्ति ही, वरन रस का भोग होता है? किसने कहा ये कथन? भट्ट नायक के द्वारा। जो भट्ट नायक हैं, आचार्य भट्ट नायक, इनके द्वारा साधारणीकरण प्रतिपादित किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न 11, राबरे रूप की रीति अनुप न्यू न्यू लागत ज्यों ज्यों निहारिये। पंक्ति में राबरे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो सही जो विकल्प हो जाएगा सुजान के लिए, सुजान। पहले तो यह ध्यान रखिए, जो राबरे रूप की रीति अनुप न्यू 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 लागत ज्यों ज्यों निहारिये, ये पंक्ति घनानंद की है। घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान, तो सुजान के प्रति ये पंक्ति इन्होंने कही थी। ठीक है। वैसे तो मुझे सुजान, हाँ सुजान भी लगता है। बाकी वो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को भी इसी तरह से संबोधित करते थे, घनानंद। तो बोर्ड ने तो यहाँ पर 11 का बी माना है, तो भगवान श्री कृष्ण भी हो सकता था, परंतु हम बोर्ड की तरफ जाएंगे, जो बोर्ड ने स्वीकार किया है 11 का बी। अगला है 12, जीप पर सवार इलियां। जो निबंध संकलन है किसका होगा ये? जीप पर सवार इलियां। तो सही जो विकल्प हो जाएगा 12 का शरद जोशी का ये निबंध संकलन होगा। किसका? शरद जोशी का। अगला प्रश्न देखिए 16, सो अहम निबंध संकलन के रचयिता कौन है? सो अहम निबंध संकलन है, ये किसकी रचना होगी? तो ये होगी विद्यानिवास मिश्र की। किसकी? विद्यानिवास मिश्र की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए 15, नागार्जुन के उपन्यास बलचन्मा का प्रकाशन वर्ष क्या है? नागार्जुन का उपन्यास है बलचन्मा, इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। तो 15 का सही विकल्प हो जाएगा 1952 का है ये। कब का? 1952 का। नागार्जुन नागार्जुन के द्वारा कविताएं भी लिखी गई है और उपन्यास भी लिखे गए हैं कई। अगला प्रश्न है 14, निम्नलिखित में से अमृतलाल नागर की रचना कौन सी है? तो जो अमृतलाल नागर की रचना हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी अग्निगर्भ। कौन सी? अग्निगर्भ। विकल्प डी सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है 13, फिलहाल आलोचना ग्रंथ किसका है? जो फिलहाल है ये आलोचना ग्रंथ है, किसका होगा फिलहाल आलोचना ग्रंथ? तो 13 का सही विकल्प हो जाएगा अशोक वाजपेयी का। अशोक वाजपेयी, 13 का बी। अगला प्रश्न है 17, भाषा शास्त्र की रूपरेखा किस विद्वान का ग्रंथ है? भाषा शास्त्र की रूपरेखा किस विद्वान का ग्रंथ होगा? 17 का सही विकल्प होगा उदय नारायण तिवारी। 17 का ए। अगला प्रश्न है, आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? आलंबन की चेष्टाओं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उद्दीपन। आलंबन की चेष्टाओं को उद्दीपन कहा जाता है, सी सही विकल्प होगा। फिर ने प्रत्यय का प्रयोग किस काल में होता है? ने ने प्रत्यय का प्रयोग किस काल में होता है? आपको पता ही है काल, अगर आप वर्णन करते हो तो सही जो विकल्प होगा 19 का, तो वो है सकर्मक भूतकाल में। किसमें? सकर्मक भूतकाल में ने प्रत्यय का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखिए 20, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से आचार्य विश्वनाथ की उक्ति कौन सी है? अगर आप आचार्य विश्वनाथ की उक्ति को जानते हैं तो आपको पता होगा, जैसे कि रीतिरात्मा काव्यस्य शब्दार्थो सहितो काव्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम वक्रोक्ति काव्य जीवितम। तो 20 का सही विकल्प कौन सा होगा? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये पंक्ति है आचार्य विश्वनाथ की। अगला है 24, इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे, रस कलश के रचयिता कौन होंगे? तो जो रस कलश रचना है, इसके रचनाकार हो जाएंगे आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला है 23, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो सही जो विकल्प होगा स्वयंभू को। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 22, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कथन किसका होगा?
तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी का कथन होगा, विकल्प ए सही है यहाँ। अगला है 21, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो जो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ था, तो ये हुआ था आपका भोपाल में। अगला प्रश्न देखिएगा 25, कामायनी में किस दर्शन की प्रधानता है? तो जो कामायनी है किसकी रचना होगी ये भी आप कमेंट करिएगा। तो 25 का सही विकल्प होगा शैव दर्शन की। कामायनी में शैव दर्शन आपको प्रधानता से दिखता है। मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो जो मैथिली का विकास हुआ था ये किस अपभ्रंश से हुआ था? ये हुआ था आपकी मागधी अपभ्रंश से, विकल्प ए 26 का ए। अगला है सर्वाधिक तर्कशील गोपियां किस कवि की हैं? तो सर्वाधिक तर्कशील जो गोपियां होंगी तो ये हो जाएंगी आपकी नंददास की। नंददास अष्टछाप के जो कवि थे उनमें सबसे कनिष्ठ माने जाते हैं, सबसे छोटे। अगला है 28, कोर्ट मार्शल नाटक के रचयिता कौन है? ध्यान रखिएगा जो कोर्ट मार्शल है ये नाटक विधा की रचना है, किसकी ये रचना होगी ये बताना है। तो ये हो जाएगी स्वदेश दीपक की। अगला प्रश्न है 33, पासवर्ड किसका उपन्यास है? पासवर्ड नाम से भी उपन्यास है, देखिएगा। तो सही जो विकल्प होगा 33 का तो वो हो जाएगा कमल कुमार का। कमल कुमार का है पासवर्ड उपन्यास। अगला है कविता की मुक्ति के रचयिता कौन है? कविता की मुक्ति रचना है किसकी रचना होगी ये? तो ये हो जाएगी नंदकिशोर नवल की, विकल्प ए। बैसबाड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? बैसबाड़ी बोली का दूसरा नाम था अवधि, अभी भी है, था नहीं अभी भी है। 31 का बी। भट्टनायक के भुक्तिवाद का मूल आधार है? भट्टनायक के भुक्तिवाद का मूल आधार क्या है ये पूछा गया है। तो 30 का सही जो विकल्प हो जाएगा सांख्य दर्शन। अगला है राजभाषा आयोग का गठन किसने किया? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 34, न न कांतामपि निर्थुसम विवाति बनीता मुखम। पंक्ति को हम फिर से पढ़ेंगे। न कांतामपि निर्थुसम विवाति बनीता मुखम। थोड़ी सी संस्कृत इसकी अटपटी सी है, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं इसको। जो ये पंक्ति है, ये उक्ति है, ये अलंकार की महत्ता के संबंध में किस आचार्य के द्वारा स्थापित की गई थी या कही गई थी? तो 34 का सही विकल्प होगा बहामा। हाँ हाँ मैं कवि हूं यानी भाषा में भेदस हूं, किसके द्वारा ये पंक्ति कही गई है? तो सही जो विकल्प होगा 35 का डी, धूमिल के द्वारा, सुदामा पांडे धूमिल। दक्षिण कोसल की बोली कौन सी है? तो ये हो जाएगी छत्तीसगढ़ी। अबहट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसकी रचना में मिलता है? पतंजलि। अब यहाँ पर जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार देवकी नंदन खत्री के जो उपन्यास है इनको सही क्रम में रखना है। पहले तो ध्यान रखिए सारे के सारे ये उपन्यास विधा की रचना है, किसके उपन्यास होंगे? देवकी नंदन खत्री के। तो 41 का सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प ए। कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, भूतनाथ, ये सारे के सारे उपन्यास विधा की रचना है और देवकी नंदन खत्री की।
फिर प्रश्न है, लिटरेचर इन नॉट एन एक्सप्रेशन बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, किसकी उक्ति है ये? तो ये टी.एस. इलियट के द्वारा कहा गया था। लिटरेचर इज नॉट एन एक्सप्रेशन बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। फिर है 39, कोलाज अशोक वाजपेयी जीवनी के लेखक कौन है? कोलाज अशोक वाजपेयी, इस जीवनी के लेखक कौन होंगे? तो सही जो विकल्प हो जाएगा 39 का, तो वो हो जाएगा विकल्प बी, पुरुषोत्तम अग्रवाल। फिर है 38, महुआ चरित किसका उपन्यास है? महुआ चरित है काशीनाथ सिंह का उपन्यास। अठतीस का ए। अगला प्रश्न देखिए 42, इसमें हमें हरिकृष्ण प्रेमी के जो नाटक है इन्हें क्रम से लगाना है 42 का। तो 42 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प सी, सबसे पहले स्वर्ण विहान, फिर रक्षाबंधन, फिर पाताल विजय और अंत में प्रतिशोध। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के अनुसार निर्मल वर्मा के उपन्यासों का सही क्रम। निर्मल वर्मा के ये उपन्यास होंगे, इन्हें हमने क्रम के अनुसार लगाना है। तो सही विकल्प होगा 43 का, वे दिन, लालटीन की छत, एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर। अगला प्रश्न है, इसमें भी हमने शिवदान सिंह चौहान की आलोचनात्मक कृतियों को सही क्रम में लगाना है। तो 44 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा डी, प्रतिवाद, साहित्य की परख, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं, ये शिवदान सिंह चौहान की आलोचनात्मक कृतियां हैं। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 47, क्या पूछा गया है 47 में? तो यहाँ पर पूछा गया है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर मैत्री पुष्पा के उपन्यासों का सही क्रम क्या होगा? मैत्री पुष्पा के यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं, इन्हें हमने प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाना है। तो 47 में होगा इदम नमम, चाक, झूला नट, अलमा कबूतरी। ये प्रश्न पहले पूछे गए हैं कि ये रचनाएं किस किस की हैं, क्रम में भी आपको याद होना चाहिए और किसके ये उपन्यास होने चाहिए ये भी याद होना। चाक एक बार पूछा गया था, प्रश्न मैंने गलत कर दिया था, ये मुझे नहीं पता था कि मैत्री पुष्पा का है, ठीक है, इसलिए आपको जोर देकर कहता हूँ। चाक किसका है, झूला नट किसका है, अलमा कबूतरी किसका है, इदम नामम किसका है। अगला है 46, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मधु कांकरिया के उपन्यासों का सही क्रम बताना है। मधु कांकरिया, इनके उपन्यासों का सही क्रम बताना है कि कौन सा सही क्रम होगा। तो 46 में सही विकल्प हो जाएगा आपका खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ता खोर, सेज पर संस्कृति। खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी, पत्ता खोर, सेज पर संस्कृत, ये सारे होंगे आपके सही क्रम में, ठीक है। खुले गगन के लाल सितारे पहले नंबर पे, दूसरे पे सलाम आखिरी, तीसरा है पत्ताखोर, सबसे अंत में है चौथा सेज पर संस्कृत। ये मधु कांकरिया के उपन्यास होंगे। अगला प्रश्न है 45, रचनाकाल के आधार पर शशि प्रभा शास्त्री के कहानी संकलन का सही क्रम क्या है? ये जो शशि प्रभा शास्त्री है, इनकी कहानी संकलन है ये, तो सही क्रम बताना है इसका। 45 में सही विकल्प होगा, पहले नंबर पे आएगा धुली हुई शाम, दूसरा है अनुत्तरित, तीसरा है जोड़ बाकी, चौथा है एक टुकड़ा शांति रथ। 45 का ए। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ 48, इसमें क्या पूछा गया है 48 में? तो यहाँ पर पूछा गया है प्रकाशन वर्ष के अनुसार मणि मधुकर के नाटकों का सही क्रम। सारे के सारे नाटक किसके होंगे? मणि मधुकर के होंगे, देख लेते हैं। तो सही जो विकल्प होगा विकल्प डी, पहले नंबर पे रस गंधर्व, दूसरा बुलबुल सराय, तीसरा खिला
पोलमपुर, चौथा एक तारे की आंख। अगला प्रश्न है, पत्रिकाओं को कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो सही जो विकल्प होगा तो वो होगा, सबसे पहले जो पत्रिका आएगी तो वो आएगी समालोचक, दूसरी है विशाल भारत, तीसरी है हंस और चौथी है प्रतीक। अगला जो प्रश्न है 50, इसमें पूछा गया है प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित जीवनियों का सही क्रम क्या होगा। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो जीवनियों का सही क्रम होगा तो वो हो जाएगा विकल्प सी के अनुसार। क्या है, सबसे पहले कलम का सिपाही, दूसरे नंबर पे जिन्होंने जीना जाना, तीसरे नंबर पे आवारा मसीहा, चौथे नंबर पे व्योमकेश दरवेश। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है, आई ए रिचर्ड्स की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार पर सही विकल्प बताना है। आई ए रिचर्ड्स की रचनाओं को बताना है प्रकाशन वर्ष के आधार पर। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 53 में, तो वो हो जाएगा विकल्प बी। पहली जो रचना आएगी तो वो है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स, दूसरी है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, तीसरी है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, चौथी है साइंस एंड पोइट्री। 53 का बी। अगला क्वेश्चन है 52, इसमें क्या पूछा गया है, कालक्रमानुसार साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कवियों का क्रम बताना है कि सबसे पहले किसको दिया गया है साहित्य अकादमी, उसके पश्चात किसको दिया गया है। तो 52 में सही जो विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी। सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर को, दूसरे नंबर पे नरेश मेहता को, तीसरे पे धूमिल को, चौथे पे हरिवंश राय बच्चन को। 52 का सही विकल्प होगा। 52 का गलत बता दिया, ये नहीं होगा, एक मिनट इसको कट कर देते हैं। 52 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा इस प्रकार से, डी। डी के हिसाब से सही होगा। क्यों, सबसे पहले आएगा रामधारी सिंह दिनकर को, फिर हरिवंश राय बच्चन को, फिर धूमिल को और सबसे अंत में नरेश मेहता को। विकल्प के अनुसार ये सही होगा, ठीक है, विकल्प के अनुसार की बात कर रहा हूं। अगला है 51, रचना काल के आधार पर वृंद की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है। रचना काल के आधार पर वृंद की रचनाएं, किसकी रचनाएं होंगी, सारी वृंद की रचनाएं, ये रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। तो 51 में सही विकल्प होगा विकल्प बी। सबसे पहले 12 मासा, दूसरे नंबर पे नैन पच्चीसी, तीसरे नंबर पे श्रृंगार शिक्षा, चौथे नंबर पे यमक सत्सई। 51 का होगा बी। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 54, प्रकाशन वर्ष के आधार पर नासिरा शर्मा के उपन्यासों का सही क्रम। नासिरा शर्मा के उपन्यास, तो 54 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प ए। सबसे पहले नंबर पे आएगी शालमली, दूसरे नंबर पे ठीकरे की मंगनी, तीसरे नंबर पे जिंदा मुहावरे और चौथे नंबर पे कुइया जान। सारे के सारे नासिरा शर्मा के उपन्यास होंगे। शालमली, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, कुइया जान उपन्यास विधा की रचना, और प्रकाशन वर्ष ये सही होगा जो मैंने यहाँ पर आपको बताया। अगला प्रश्न है 55, कालक्रमानुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही क्रम बताइएगा। कालक्रमानुसार ये काव्य शास्त्र के ग्रंथ होंगे। तो 55 में सही विकल्प हो जाएगा, सबसे पहले काव्य अलंकार भामा का है, फिर आपका काव्यदर्श दंडी, काव्य प्रकाश ममट और काव्यालोक लोचन, ये आनंद वर्धन का होगा। सी सही विकल्प होगा यहाँ। अगला देखिए प्रश्न आ गया स्थापना और तर्क वाला। स्थापना क्या दी गई है यहाँ पर, मूल्य की व्याख्या के लिए ना तो नैतिक विचारों की आवश्यकता है और ना तात्विक विचारों की। तर्क क्या है, मूल्य में अपनी बहुविध अर्थवत्ता सन्निहित होती है। तो 56 में कौन सा सही होगा, तो विकल्प होगा विकल्प बी। यहाँ पर दोनों ही जो व्याख्याएं हैं ये सही होंगी। अगला जो प्रश्न है 59, इसमें स्थापना क्या दी गई है, रहस्यवादी कविता में सबसे अधिक विरक्तिजनक दो बातें होती हैं, भावों में सच्चाई का अभाव और व्यंजना में कृत्रिमता का। तर्क क्या है, तर्क है क्योंकि भावों का संबंध विशुद्ध अध्यात्म से होता है। तो 59 में जो सही होगा तो वो होगा विकल्प ए।
ए यहाँ पर पूर्णतः सही है, आर गलत है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है क्योंकि भावों का संबंध विशुद्ध अध्यात्म से होता है, विशुद्ध अध्यात्म से नहीं होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 58। इसमें क्या पूछा गया है? स्थापना है लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले हिंदी आचार्य कवियों का आचार्य पक्ष सबल है। तर्क क्या है? काव्यशास्त्र के क्षेत्र में मौलिक उद्भावनाओं की दृष्टि से उनका योगदान सीमित है। तो सही जो विकल्प होगा 58 में, तो वो हो जाएगा विकल्प बी। इसमें स्थापना गलत है और तर्क सही है। स्थापना क्या है? लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले हिंदी आचार्य कवियों का आचार्य पक्ष सबल था, सबल नहीं था। बाकी काव्यशास्त्र के क्षेत्र में मौलिक उद्भावनाओं की दृष्टि से उनका योगदान सीमित था, ये सही होगा। अगला है 57। इसमें स्थापना क्या दी गई है? कविता जीवन के संदेश वाहिनी ना होकर भाषा सौंदर्य में उलझ गई है। तर्क है भाषा की कविता की अभिव्यंजना शक्ति का सहज माध्यम है। तो 57 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा विकल्प सी। स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है। अगला प्रश्न है 60। इसमें क्या पूछा गया है? स्थापना है भाषा के आधार पर अपनी पहचान बनाने वाली किसी जाति का किसी विशेष कालखंड में लिखा गया सारा काव्य उसका जातीय काव्य होता है। तर्क क्या है? जातीय परंपरा की पहचान उस काव्य से नहीं होती है जो रूढ़िवादिता और स्थितिशीलता के विरुद्ध संघर्ष करके अपनी पहचान बनाता है। तो 60 में जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी। दोनों कथन यहाँ पर गलत होंगे, ए और आर दोनों। क्यों? क्योंकि भाषा के आधार पर अपनी पहचान बनाने वाली किसी जाति का किसी विशेष कालखंड में लिखा गया सारा काव्य उसका जातीय काव्य नहीं कहलाया जाता। तर्क क्या था? जातीय परंपरा की पहचान उस काव्य से नहीं होती जो रूढ़िवादिता और स्थितिशीलता के विरुद्ध संघर्ष करके अपनी पहचान बनाता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, इसलिए दोनों गलत हो जाएंगे कथन। 61। यहाँ पर देखिए प्रश्न जो इस प्रकार से है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। जो यात्रा साहित्य है ये बताने हैं किसके किसके हैं यात्रा साहित्य। 61 में जो देख लेते हैं हम, राहुल सांकृत्यायन इनका हो जाएगा किन्नर देश में। रामवृक्ष बेनीपुरी इनका हो जाएगा उड़ते चलो उड़ते चलो। रामधारी सिंह दिनकर इनका कौन सा होगा? देश विदेश यात्रा साहित्य है ये सारे के सारे। प्रभाकर माचवे इनका कौन सा होगा? गोरी नजरों में हम। देखिएगा ये सारे के सारे होंगे यात्रा साहित्य। एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूं कि राहुल सांकृत्यायन का है किन्नर देश में, रामवृक्ष बेनीपुरी का है उड़ते चलो, रामधारी सिंह दिनकर का है देश विदेश और प्रभाकर माचवे का है गोरी नजरों में हम। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 63। इसमें क्या पूछा गया है? यहाँ पर एक तरफ रचना है और दूसरी तरफ उनकी जो रचनाएं हैं, रचनाकार और रचनाएं हैं, इनको सम्मिलित करना है। तो देखिए सोन मछली मन बसी, सोन मछली मन बसी ये किसकी रचना हो जाएगी? सोन मछली तो सही विकल्प हो जाएगा रविंद्र भ्रमर की। जहां दर्द नीला है ये किसकी रचना है? शंभुनाथ सिंह। ओ प्रतीक्षित, ओ प्रतीक्षित ये किसकी रचना हो जाएगी? शांति सुमन। पुष्प चरित ये किसकी रचना हो जाएगी? ओम प्रभाकर। इस प्रकार से ये यहाँ पर सुमेलित रूप है। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न संख्या क्या है? 62। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 62 का, तो वो इस प्रकार से होगा। आत्म परिचय ये किसकी रचना हो जाएगी? आत्म परिचय तो ये हो जाएगी फणीश्वर नाथ रेणु की। मेरा जीवन ये किसकी हो जाएगी? मेरा जीवन तो ये हो जाएगी शिव पूजन सहाय की। अपनी खबर ये किसकी हो जाएगी? अपनी खबर है आपकी उगर जी की। अपनी कहानी ये किसकी हो जाएगी? वृंदावन लाल वर्मा की। इस प्रकार से ये सही सुमेलित रूप हो जाएगा, विकल्प बी सही होगा।
अगला प्रश्न क्या होगा यहाँ पर? 64। इसमें भी हमने बोलियों को उनके क्षेत्रों के साथ सुमेलित करना है। तो जो सही विकल्प यहाँ पर होगा तो वो इस प्रकार से है, बुंदेली। बुंदेली कहाँ पर बोली जाती है? बुंदेली बोली जाती है झांसी में। और फिर बघेली ये कहाँ बोली जाती है? जबलपुर में। और कन्नौजी ये कहाँ बोली जाती है? कन्नौजी इटावा में। बांगरू ये कहाँ पर बोली जाती है? बांगरू करनाल में, हरियाणा में। इस प्रकार से सही सुमेलित रूप होगा एका 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 तीन। एका तीन है विकल्प बी में। फिर यहाँ पर भी सीधे ही कर लेते, फिर ऊपर नीचे क्या ना, सूची ए में और सूची दो को सुमेलित करना है। सूची ए में है रचना और सूची दो में है पात्र। तो चलिए सुमेलित रूप क्या होगा इसका? त्यागपत्र। त्यागपत्र का है मृणाल। एकाचार। एकाचार कहाँ है? एकाचार विकल्प सी में है, तो सही विकल्प यही हो जाएगा। मुझे चांद चाहिए, वर्षा। नदी के द्वीप, रेखा। गवन, जालपा। एक डी का तीन। इस प्रकार से सही सुमेलित रूप ये हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए 65। इसमें क्या है? इसमें भी कवियों और उनके साथ पंक्तियों को सुमेलित करना है 65 में। छोटा क्यों? देखिएगा, रीति सुभाषा कवित की बन्नत बुद्ध अनुसार। ये पंक्ति किसकी होगी? चिंतामणि की। को कितेक उपाय करो, कहूं होत है आपुने पीव पर आए। तो ये हो जाएगी मतीराम की पंक्ति। इंद्र जिमी जम्बर बाड़ब स्वंब पर, ये किसकी पंक्ति हो जाएगी? भूषण की। और काव्य की रीति सीखियो सुकवीन सो, ये किसकी पंक्ति है? भिखारी दास की। एका 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 पांच। एका पांच कहाँ कहाँ है? विकल्प सी में ही है, इसलिए सही हो जाएगा विकल्प सी ही। फिर साथ में है यहाँ पर सूची एक सूची दो के साथ सुमेलित करते हैं 67 में। तो देखिए, निराला जी की रचना हो जाएगी कुली भाट। किसकी है? निराला की रचना है कुली भाट। नागार्जुन की रचना हो जाएगी दुखमोचन। रांगई राघव की रचना हो जाएगी रांगई राघव की रचना हो जाएगी आपकी अंधेरे के जुगनू। अमृतलाल नागर की रचना हो जाएगी पीढ़ियां। ठीक है, ये सुमिलित रूप है 67 का। ए का चार दो जगह है, और नागार्जुन बी का तीन इसमें है। हाँ, ये सही विकल्प होगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 68। 68 में क्या पूछा गया है? यहाँ पर भी रचना और उनके रचयिताओं को सुमेलित करना है। रेत की मछली किसकी रचना है? रेत की मछली, तो ये हो जाएगी रेत की मछली। रेत की मछली कांता भारती की रचना है। अन्नारो ये किसकी रचना हो जाएगी? मंजुल भगत की। कृष्णकली ये किसकी रचना हो जाएगी? शिवानी की। कर्क रेखा ये किसकी रचना हो जाएगी? कर्क रेखा हो जाएगी आपकी शशि प्रभा शास्त्री की। इस प्रकार से सुमेलित रूप ये हो जाएगा 68 का। ए का एक। ठीक है, बी सही विकल्प। अगला है नाट्य वृत्तियों को उनके रसों के साथ सुमेलित करना है। तो बोर्ड के द्वारा जो 69 का ये प्रश्न था, इसे डिलीट कर दिया गया है, इसलिए हम इसे यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो उत्तर देंगे तो ये गलत भी हो सकता है, इसलिए इसे यहाँ पर छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखिए 71। इसमें सुमेलित करते हैं हम 71 को। तो देखिएगा, प्रकाश चंद्रगुप्त इनका समय कब से कब स्वीकार किया जाता है? तो ये होगा 1908 से 1970। फिर है रामविलास शर्मा, इनका समय कब से कब तक का स्वीकार किया जाता है? 1912 से 2000। मुक्तिबोध का जन्म कब से कब तक स्वीकार किया जाता है? 1917 से 1964। शिवदान सिंह चौहान का कब से कब तक होगा? 1921 से 1996। ठीक है, 71 का जो सही विकल्प होगा सी। ए का तीन, बी का
बी का क्या है 4, सी का 2, डी का 1, डी का डी का 5 होना चाहिए था, 1 नहीं। इसमें सुधार करिए। शिवदान सिंह चौहान का 1 नहीं होगा, शिवदान सिंह चौहान का हो जाएगा 1918 से 2000, ये नहीं होगा, इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान का ये होगा। फिर अगला देखिए, यहाँ पर भी हम सुमेलित कर लेते हैं। विषमित्र, ये किसकी रचना हो जाएगी? विषमित्र, ये नाटक है, तो 70 का जो सही विकल्प होगा उदय शंकर भट्ट का है विषमित्र। करण किसकी रचना है? शेर गोविंद दास की। और फिर आपका मेघनाथ, ये किसकी रचना है? मेघनाथ, मेघनाथ हो जाएगा आपका चतुरसेन शास्त्री का। और नारद की वीणा, ये किसकी हो जाएगी? नारद की वीणा लक्ष्मी नारायण मिश्र का। इस प्रकार से सुमेलित रूप जो होगा 70 का ये हो जाएगा। ए का 4 कहाँ है? ए का 4 विकल्प बी में, ये सही सुमेलित रूप हो जाएगा। ठीक है, आगे है ये, इसे भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आत्मकथाओं और उनके रचनाकारों को सुमेलित करना है। 72 में सही जो विकल्प हो जाएगा तो वो इस प्रकार से है। अपने अपने पिंजरे, मोहनदास नैमिष राय। जूठन, ये किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। तिरस्कृत, ये किसकी रचना है? सूरजपाल सिंह चौहान। शिकंजे का दर्द, ये किसकी रचना है? सुशीला टाकभरे। ठीक है, ए का 4, ए का 5, ये विकल्प ए में ही है, इसलिए विकल्प ए ही सही होगा 72 का। फिर है यहाँ पर, ये देख लेते हैं हम, यहाँ पर भी लेखिकाओं और उनकी आत्मकथाओं को सुमेलित करना है। दस्तक जिंदगी की, ये किसकी रचना है? दस्तक जिंदगी की प्रतिभा अग्रवाल। दस्तक जिंदगी प्रतिभा अग्रवाल। फिर है लगता नहीं दिल मेरा, ये किसका होगा? ये आत्मकथा किसकी होगी? कृष्णा सोबती। कुछ कही कुछ अनकही, ये किसकी है? शीला झुंझुनवाला की। हाथ से, हाथ से किसकी है? रमणिका गुप्ता। डी का 1, ये चावल, हाँ ये ठीक है। इस आधार से सही कौन सा होगा? ए का 5 कहाँ है? ए का 5 है विकल्प बी में ही, इसलिए विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पर एक तरफ ग्रंथ दिया गया है और उसके आलोचक दिए गए हैं, इसका हमने देखना है 73 में। तो देखिएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनकी रचना कौन सी होगी? रामस्वरूप चतुर्वेदी की कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। मुक्तिबोध की रचना कौन सी है? मुक्तिबोध की हो जाएगी आपकी कामायनी एक पुनर्विचार। रमेश कुंतल मेघ की रचना कौन सी है? मिथक और स्वप्न कामायनी की मनोसौंदर्य सामाजिक भूमिका। नगेंद्र की रचना कौन सी हो जाएगी? कामायनी में काव्य संस्कृति और दर्शन। ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे। ए का 5, ए का 5 है विकल्प सी में। फिर प्रश्न है यहाँ पर, हिंदी का प्रचार करने वाली निम्नलिखित संस्थाओं का उनके संस्थापन वर्ष के साथ सही क्रम बताना है। तो 75 में जो सही विकल्प होगा तो वो देख लेते हैं हम। नागरिक प्रचारणी सभा, ये 1893 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, ये कब स्थापित की गई थी? 1910 में। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, ये कब स्थापित की गई थी? 1927 में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, ये कब की गई थी? 1936 में। इस प्रकार से सुमेलित रूप इसका ये होगा। ए का 3 कहाँ पर है? ए का 3 विकल्प डी में, इसलिए विकल्प डी ही सही होगा इसका। ठीक है, तो देखिए मित्रों, कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर लगभग 150 प्रश्नों को डिस्कस किया। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। जो पेड मेंबर है उनको उसी ग्रुप में ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। आप प्रिंट भी निकाल सकते हो, नहीं तो इनको अपने सेव करके रख सकते हो पेन ड्राइव इत्यादि में।
ठीक है, वहाँ से भी आप इसे रीड कर सकते हो। बाकी वीडियो तो देखते ही रहिएगा। वीडियो को समाप्त करने से पहले दोबारा से आपको बता दूंगा कि एलटी टेट दिसंबर नवंबर दिसंबर के लिए हमारा हमारा बैच चला हुआ है। अगर आप में से कोई आपका नियर डियर या फिर स्वयं आप हैं, तो अगर एलटी टेट का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो जिसमें रहते ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अभी भी तैयारी करवाई जा रही है इस बैच में, ठीक है। तो एलटी कमीशन के लिए भी हमारा बैच चला हुआ है। अगर आप एलटी कमीशन के लिए जुड़ना चाहते हैं तो एलटी कमीशन के लिए भी जुड़ सकते हो। बाकी हार्ड कॉपी नोट्स अगर अभी तक आपने नहीं लिए तो उन हार्ड कॉपी नोट्स को भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर अपने वीडियो को समापन कर लेते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने इसका बहुत बहुत धन्यवाद।